नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। एमए फाइनल संस्कृत के अष्टम प्रश्न पत्र में दशरूपकम ग्रंथ के परिचय के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी ग्रंथ को जब हम समक्ष रखते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं कि इस ग्रंथ का विषय क्या है, यह ग्रंथ किस उद्देश्य या प्रयोजन को रख कर के लिखा गया है तथा इस ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात हमें क्या लाभ होगा। तो आज इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दशरूपकम नाट्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दशरूपक अर्थात रूपक के 10 भेद या प्रकार। इस ग्रंथ में 10 मुख्य रूपों या रूपकों का वर्णन है, अतः यह दशरूपक कहलाता है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में अत्यंत विस्तार से वर्णित नाट्य संबंधी सामग्री को संक्षेप में किंतु विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना ही धनंजय का लक्ष्य है। नाट्य विद्या को बोधगम्य बनाने के लिए ही धनंजय ने नाट्यशास्त्र के मंतव्यों को प्रायः नाट्यशास्त्र के शब्दों में ही संक्षेप से वर्णित किया है। नाट्यशास्त्र का आधार लेते हुए भी धनंजय ने यथासंभव नवीन उद्भावनाएं भी की है। वस्तुतः धनंजय ने उस समय उपलब्ध समस्त नाट्य संबंधी सामग्री का भली भांति उपयोग किया है, पूर्ववर्ती आचार्यों के मंतव्यों का परिष्कार किया है और यथा अवसर आलोचना भी की है। दशरूपक ग्रंथ पद्यमय रचनाएं हैं। कारिकाएं धनंजय द्वारा लिखी गई है तथा वृत्ति भाग अर्थात जो एक्सप्लेनेशन है गद्य भाग वह धनिक द्वारा लिखा गया है। दशरूपक में नाट्य विषय का संक्षिप्त निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ में 4 प्रकाश है। प्रकाश यानी भाग, इनको नाम प्रकाश दिया गया है। जैसे अलग अलग ग्रंथों में ग्रंथकार अपने ग्रंथ के भागों को नाम दे देता है, कहीं उल्लास कह दिया जाता है, कहीं उच्छ्वास कह दिया जाता है, कहीं प्रकाश कह दिया जाता है या अन्य कोई नाम दे दिया जाता है। ऐसे ही इसमें धनंजय ने अपने ग्रंथ को जिन 4 भागों में बांटा है उन्हें प्रकाश कहा है। प्रथम प्रकाश में रूपक की कथा वस्तु के बारे में विस्तार से बताया गया है। रूपक यानी वो 10 रूपक, नाटक, प्रकरण, भाण इत्यादि, और उसकी कथा वस्तु किस प्रकार की होगी। कथा वस्तु के आधार पर हम उसे नाटक कहेंगे या प्रकरण कहेंगे या अन्य कोई भाग कहेंगे। ये प्रथम प्रकाश में विस्तार से बताया गया है। द्वितीय प्रकाश में नायक नायिका भेद प्रभेद को स्पष्ट किया गया है। नायक के प्रकार, नायिका के प्रकार, नाटक में किस प्रकार का नायक होना चाहिए, प्रकरण में किस प्रकार के नायक नायिका होनी चाहिए, उन सब का भेद बताया गया है विस्तार से। तृतीय प्रकाश में रूपकों के प्रकारों पर पूरा उदाहरण सहित विवेचन किया है। रूपक जो 10 है हमारे, नाटक, प्रकरण, भाण इत्यादि, उनका विस्तृत रूप से विवेचन किया है। और चतुर्थ प्रकाश में रस विवेचन किया है। रस जो 8 या 9 अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग माने गए हैं, तो कौन से रस की प्रधानता के कारण हम उसे किस भेद में रखेंगे, वो सभी विवेचन इस चतुर्थ प्रकाश में किया गया है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया गया है और आप सबको विदित ही है कि मंगलाचरण हम किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए करते हैं। अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो। यहाँ धनंजय ने मंगलाचरण में गणेश, विष्णु तथा शिव की स्तुति की है। साथ ही भरत मुनि को नमस्कार करके माँ सरस्वती की कृपा से ग्रंथ रचना में प्रवृत्ति, रचना का उद्देश्य तथा नाट्य एवं काव्य का प्रयोजन भी बताया गया है। किसी भी ग्रंथ का प्रयोजन कवि ग्रंथ लेखक है वो ग्रंथ के प्रारंभ में ही कर देता है, जिसे हम अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत भी मानते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि अनुबंध चतुष्टय किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में उल्लिखित किए जाते हैं। विषय, अधिकारी, संबंध और
प्रयोजन। विषय अर्थात उस ग्रंथ का विषय क्या है, उस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है, ग्रंथ और पाठक का परस्पर क्या संबंध है तथा उस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है। लिखने का क्या प्रयोजन है, पाठक की दृष्टि से प्रयोजन क्या है, लेखक की दृष्टि से प्रयोजन क्या है। यहाँ इस ग्रंथ में धनंजय ने भामह के मंतव्य पर उपालंब करते हुए मुख्यतः आनंदानुभूति को ही नाट्य का प्रयोजन माना है, क्योंकि नाटक या नाट्य विगलित वेद्यांतर हृदय कर देता है। जब दर्शक या पाठक उस नाटक को देखता है या नाटक को पढ़ता है, तब उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह उस ग्रंथकार के भावों के साथ में एकाकार हो जाता है। वह आनंदानुभूति चाहे श्रृंगार रस है, चाहे करुणी रस क्यों न हो, यदि उसका हृदय उस भावों के साथ एकाकार हो गया है तो वह उस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन माना गया है। तदनंतर नाट्य या रूपक का लक्षण करते हुए उसका नृत्य तथा नृत्य से भेद भी स्पष्ट किया है। अर्थात नाट्य, नृत्य और नृत्य, इन तीनों में परस्पर क्या भेद है वह धनंजय ने विस्तार से बताया है। साथ ही 10 प्रकार के रूपक, जो रूपक के 10 भेद है, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और इहामृग, इनका उल्लेख करके रूपकों के 3 भेदक तत्व वस्तु, नेता और रस का भी निर्देश किया है, जिसका हम आगे तृतीय प्रकाश में विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे उनको। दशरूपक एक लक्षण ग्रंथ है। लक्षण ग्रंथों में लक्ष्य ग्रंथों का आश्रय लिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लक्षण ग्रंथ क्या है, लक्ष्य ग्रंथ क्या है। लक्ष्य ग्रंथ अर्थात जो उत्कृष्ट कोटि के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे रामायण, महाभारत या कालिदास या भास इत्यादि के जो बहुत ही विशेष ग्रंथ है, जिन ग्रंथों के कारण उनको एक महाकवि का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो पहले वो ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे नियमों का अन्वेषण किया गया, और जो नियम जिस ग्रंथों में लिखे गए वह लक्षण ग्रंथ है। वो नियम क्यों अन्वेषित किए गए कि भावी कलाकृतियों के लिए मानदंड निर्धारित किया जा सके। भविष्य में जो भी कलाकृति करना चाह रहा है, कोई काव्य का सृजन करना चाह रहा है, श्रेष्ठ कृतियों का निर्माण करना चाह रहा है, तो हमारे जो पूर्ववर्ती श्रेष्ठ कवियों ने, श्रेष्ठ लेखकों ने, ग्रंथकारों ने ऐसे किन विशेषताओं को रखकर ग्रंथों का निर्माण किया, और यदि हम उन विशेषताओं को ध्यान में रखें तो हम भी श्रेष्ठ ग्रंथों का निर्माण कर सकते हैं। उन्हीं सब विशेषताओं को लक्षण ग्रंथ कहा गया है। उन नियमों को लक्षण ग्रंथ कहा गया है। जैसे कोई अपराध प्रारंभ में घटित होता है, फिर उस अपराध की पुनरावृत्ति न हो, उस अपराध से समाज मुक्त रहे, अन्यों के ऊपर उसका प्रभाव न हो, इस हेतु हम कुछ नियम निर्धारित कर देते हैं ताकि एक समाज के लिए एक मानदंड बना रहे, समाज के लिए एक स्वच्छ वातावरण बना रहे, उत्कृष्ट समाज का हम निर्माण कर सके। उसी अनुसार श्रेष्ठ जो लक्ष्य ग्रंथ है, श्रेष्ठ जो कृतियाँ हैं, उन कृतियों की विशेषताओं को हम निकालते हैं, उन नियमों का निर्माण करते हैं कि उन्होंने जिन नियमों को अपने ग्रंथों में लागू किया और उनकी कृतियाँ जो है वो श्रेष्ठ बनी, उन्हीं को हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। जो रूल्स, जो रेगुलेशंस बनते हैं हमारे कानून में, जो कानून निर्धारित होता है वह भी बाद में होता है। पहले किसी अपराध का
सृजन होता है, किसी अपराध का सृजन नहीं कहेंगे, कोई अपराध कारित किया जाता है, तत्पश्चात उसको रोकने के लिए हम मानदंड निर्धारित करते हैं ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकें, एक खुशहाल समाज का निर्माण कर सकें। बस वही चीज़ यहाँ पर है कि लक्ष्य ग्रंथ, जैसे ये भरत मुनि के 10 रूपक पर आधारित है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है 10 रूपक। तो नाट्यशास्त्र में ऐसे कौन सी विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हम यदि आगे पालन करें तो हम एक श्रेष्ठ कृति का निर्माण आगे कर सकते हैं। क्योंकि उत्कृष्ट प्रज्ञा सभी में नहीं होती है। उत्कृष्ट प्रज्ञा वाले बिना नियमों के यदि ग्रंथों का निर्माण करते हैं तब भी उनके ग्रंथ श्रेष्ठ बन जाते हैं, और एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति यह चाहे कि हम भी एक श्रेष्ठ कृति का निर्माण करें तो वह श्रेष्ठ कृति किन किन विशेषताओं को ध्यान में रखें, किन किन नियमों का पालन करें जिससे कि हम एक श्रेष्ठ कृति का निर्माण कर सकें, वही लक्षण ग्रंथ है। अब मैं समझती हूँ आपको लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ स्पष्ट हो गए होंगे। भारतीय परंपरा के अनुसार यदि हम देखा जाए तो त्रेता युग में ब्रह्मा ने नाटक की उत्पत्ति की। ब्रह्मा ने चारों वेदों के आधार पर नाट्य वेद की रचना की, और यह नाट्य वेद ही पंचम वेद माना जाता है। और ये कहा जाता है कि ऋग्वेद से पाठ्य या संवाद को लिया गया, क्योंकि ऋग्वेद में हमें कुछ संवाद सूक्त भी मिलते हैं। तो जो नाटक में या इन नाटक के रूपक के जो भेद है, इनमें जो डायलॉग्स है, संवाद है, वह ऋग्वेद से लिए गए। यजुर्वेद से अभिनय को लिया गया, सामवेद से गीत को लिया गया, और अथर्ववेद से रस को लिया गया। और इन सभी के अनुसार ही जो है ब्रह्मा ने नाट्य वेद की या पंचम वेद की रचना की। अब ब्रह्मा की प्रेरणा से विश्वकर्मा ने नाट्यगृह की रचना की। नाट्यगृह क्योंकि मंचित किया जाता था नाटक, इसलिए नाट्यगृह की आवश्यकता अनुभव हुई और विश्वकर्मा ने नाट्यगृह की रचना की, और भरत मुनि ने अभिनय की व्यवस्था की। आधुनिक दृष्टि से यदि समझा जाए तो संभवतः भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए एवं इसके महात्म्य की वृद्धि के लिए ही इस आख्यान की कल्पना की गई होगी। यह जो कहानी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हो सकता है यह कहानी एक कल्पना हो, लेकिन हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ तथ्य इसमें से प्रकट हो रहे हैं कि अति प्राचीन काल में नाट्य काव्यों का विकास हो चुका था, जिनके आधार पर नाट्य काव्य का शास्त्रीय विवेचन करने की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। नाट्य काव्य लिखे जा रहे थे, जो पहले भी हमने उल्लेख किया कि जो श्रेष्ठ प्रज्ञा वाले लेखक है या कवि है, उत्तम कोटि के ग्रंथों का निर्माण कर रहे थे, लेकिन एक साधारण बुद्धि वाले भी यह चाह रहे थे कि हम भी एक श्रेष्ठ नाट्य या काव्य का निर्माण करें। उसके लिए नाट्य शास्त्रीय विवेचन की आवश्यकता अनुभव हुई कि ऐसे कौन से तत्व है, ऐसे कौन सी विशेषताएं हैं जिनको हम पालन करें, ऐसे कौन से नियम हैं जिनको हम ध्यान में रखें, जिससे कि हम भी एक श्रेष्ठ कवि की श्रेणी में आ सकें और श्रेष्ठ कृति का निर्माण कर सकें।